सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंदी, जय भारत। देखिए, आज की जो हमारी ट्रिकी हिंदी सीरीज होगी उसमें जबरदस्त चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो चीजें आपके लिए मुश्किल होती थी उसको मैं आसान करके आपके पास लेकर आया हूं। तो हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन साथ में रखें। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएं उसे लिखते रहें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान संकट समान। अब चलते अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आज का हमारा विषम भाषाओं का वर्गीकरण। अब देखिए, विषम भाषाओं का वर्गीकरण, इससे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट में भी समझा चुका हूं कि विषम की भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला प्रकार हमारा कौन सा है? आकृति मूलक, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण। लेकिन आज की जो सीरीज होगी, आज हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल किसको? आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आए हुए हैं, केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि विषयों में भाषा परिवार कितने माने जाते हैं। भाई, सर्वसम्मति से माने जाते हैं 18। इसे भी आप लिख लेंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने आपको समझाया था, भोलानाथ तिवारी या फिर हुम्बोल्ट की बात करें, और पूरा नाम क्या है इनका? विल्हेम हुम्बोल्ट। इन्होंने भी भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13। लेकिन फ्रीडिश म्यूलर की बात की जाए तो इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितने, ये वर्ल्ड की बात करें विश्व में भाषा परिवार, तो फ्रीडिश म्यूलर ने कितने माने हैं? 100। या फिर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रीडिश जो है उसके अंदर कितने आते हैं? 100 चैनल मुफ्त में मिलते हैं। तो फ्रीडिश म्यूलर साहब ने क्या किया? विश्व भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 100। ओके, भोलानाथ तिवारी ने 13 और विल्हेम फोन हुम्बोल्ट ने कितनी? 13। ये भी आप याद रखेंगे। और सर्वसम्मति से कितनी मानी जाती है? 18। और भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व भाषा परिवार जितने भी हैं उनके भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 4। इसे भी आप लिख लेंगे। दूसरा, एक और खास बात, जब मैं मॉक टेस्ट चल रहा था कुछ दिन पहले तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर विश्व में भाषाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो यहां पर सभी के जो मत हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। जैसे कहीं कहीं आपको मिलेंगे 2796, कहीं कहीं मिलेगा 2797 और कहीं कहीं मिलेगा आपको 3000, लेकिन 3000 से कम ही मिलेंगे। इनके अलावा आपको कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और जहां तक मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादा मतभेद है। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा आकृति मूलक। देखिए, जो विषयों की जो भाषाएं हैं भाई, उनका वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं यहां पर देखेंगे हम? आकृति मूलक, और इसका दूसरा जो भेद कह लो या फिर दूसरा जो प्रकार क्या था? पारिवारिक। लेकिन आज हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे? आकृति मूलक के बारे में। किसके बारे में? आकृति मूलक के बारे में। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई, जबरदस्त ट्रिक है। रूपा और रचना ने पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे। देखिए, यहां पर एक खास बात है। एक लड़की थी रूपा बनियान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने ऐड देखिए, मुझे पता है रूपा कहते ही रूपा बनियान, ऐसा नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट भी करिए आप। देखिए, यहां पर रूपा और रचना लड़कियां थी। इन्होंने क्या किया? पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे, या सीखा था भी कह सकते हैं। सीखे थे क्योंकि वो दो थे इसलिए हमने सीखे थे कर दिया। तो रूपा और रचना ने क्या किया? पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीख पाए थे वो दोनों। ओके, अब ये ट्रिक काम कैसे करती है तो इसको लिख लिया होगा, कमेंट कर दे एक बार फटाफट, जल्दबाजी नहीं से लिख लें और यहां पर लिखते रहें और साथ के साथ सुनते भी रहें। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विषयों की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? तो प्रोफेसर स्लेगल का नाम आता है जी। किसका आता है? प्रोफेसर स्लेगल का। ओके, इस ट्रिक को फिर से रिपीट कर देता हूं। रूपा और रचना ने पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे।
तो रूपा और रचना ने क्या किया था, पद और उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीख पाए थे। दोनों लड़कियां थी, कमाल की थी। अब ये ट्रिक कैसे काम करती है, क्या लॉजिकल पॉइंट है, लिख लिया है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं इस ट्रिक का क्या काम है। देखिए यहां पर फिर से जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसके कई नाम मिलते हैं और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा, बताइए ये नाम किसका है, आकृति मूलक वर्गीकरण का है या पारिवारिक वर्गीकरण का है। ठीक है, अब यहां पर फिर से ट्रिक को रिपीट कर लेते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होगा। देखिए इधर रूपा, देखिए यहां पर रूपा और रचना तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे, उनको नहीं तो आता ही नहीं। अब ये काम कैसे करता है, देखिए रूपा से बात करें हम, रूपा से क्या बना, देखिए यहां पर ध्यान से, बिल्कुल रूपा सामने है आपके, रूपा से क्या बना, रूपात्मक। ये आकृति मूलक वर्गीकरण का दूसरा नाम है क्या, रूपात्मक। ध्यान से देखना यहां पर, चलो मैं इसको ऐसे करके बता देता हूं, क्या रूपात्मक, क्या है, रूपा से बना रूपात्मक। फिर रचना, रचना से क्या बना, रचनात्मक। फिर जी पद से क्या बना, पद से बना पदात्मक। समझ में आ रहा है, देखिए रचना से क्या बना, रचनात्मक, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। पद से क्या बना, यहां पर देखिए ध्यान से, पद से क्या बना, पदात्मक। फिर है जी उस पर आश्रित, यहां पर देखिए किस पर आश्रित, पद पर आश्रित। तो अगला जो नाम है आकृति मूलक वर्गीकरण का क्या बना, पदाश्रित, क्योंकि किस पर आश्रित, पद पर आश्रित। उसके बाद देखिए यहां पर वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों से बना वाक्यात्मक। ये वाक्यात्मक वर्गीकरण किसका नाम है, आकृति मूलक वर्गीकरण का ही दूसरा नाम है। फिर देखिए व्याकरण, व्याकरण से क्या बना, व्याकरणिक वर्गीकरण। अब यहां पर फटाफट कमेंट कर दें, ट्रिक समझ में आई, क्या करना है, रूपा और रचना ने पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे। तो इस ट्रिक को याद करने के बाद आकृति मूलक, ये जो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, सब कुछ सारे के सारे नाम सामने आएंगे। जैसे एक बार फिर से बता देता हूं, रूपा, रूपा से बना रूपात्मक, रचना से क्या बना, रचनात्मक, पद से क्या बना, पदात्मक, और उस पर आश्रित, किस पर आश्रित, पद पर आश्रित, तो क्या बना भाई साहब, पदाश्रित। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, वाक्यों का वर्गीकरण। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों से क्या बना जी, यहां पर देखिए वाक्यात्मक वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण का ही दूसरा नाम है। रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी के साथ में यहां पर बिल्कुल नहीं आता। थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे। उसके बाद व्याकरण से क्या बना, व्याकरणिक। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण के ही नाम है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं और वैसे भी पढ़ाता हूं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं अलग से, गूगल मीट कर लो या फिर जो भी आजकल सोर्स है हमारे पास। तो वहां पर बच्चों को समस्या आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको आसान करना है। और मैं कह रहा हूं रूपा और रचना ने पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे। कहीं भी ये ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली, लिख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। अब कमेंट कर दें, आगे चलें। अब आगे चलते हैं, आज का टॉपिक क्या रहेगा, आकृति मूलक वर्गीकरण ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए जी, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसके भेद कितने हैं, दो भेद हैं। पहला भेद आपको दिखाई दे रहा है आयोगात्मक, एग्जाम में आएगा आयोगात्मक किसका भेद है, आकृति मूलक वर्गीकरण का है। और ये क्या है, ये भाई जो भाषाओं का जो विषयों की जो भाषा है उनका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा भेद कौन सा है, योगात्मक। लिखते रहें और साथ के साथ बताते रहें, लिख लिया है, स्पीड स्लो कर देता हूं। अब जी यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोगात्मक का कहीं कहीं नाम आपको मिलेगा स्थान प्रधान भाषा, फिर है दूसरा इसका नाम एकाक्षर भाषा या निर्वयु भाषा। ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं, आयोगात्मक के। और टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, आकृति मूलक वर्गीकरण, जो सबसे पहले किसने किया था संसार में या विश्व में, किसने, प्रोफेसर स्लेगल ने। तो वही हम टॉपिक यहां पर कर रहे हैं कि आकृतिक मूलक वर्गीकरण के नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े विद ट्रिक, और आपको याद हो गए होंगे पक्का, मैं आपको बता रहा हूं। अब फिर इसके भी दो भेद मिलेंगे, कौन कौन से, योगात्मक और आयोगात्मक। दूसरा यहां पर हम देखेंगे आयोगात्मक के तीन नाम मैंने आपको बताए, निर्वयु भाषा,
एकाक्षर भाषा, स्थान प्रधान भाषा, लिख लें इसे भी, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे योगात्मक के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, या फिर आप कह सकते हैं उपभेद कह सकते हैं, भेद तो नहीं कहेंगे। ये क्या है, देखिए आकृति मूलक के 2 भेद हो गए, योगात्मक और अयोगात्मक। फिर योगात्मक के कितने हैं, 3 उपभेद हैं। क्या है, 3 उपभेद। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं, सलिष्ट, अश्लिष्ट, परश्लिष्ट। अब क्वेश्चन ये आता है श्लिष्ट क्या है, अश्लिष्ट क्या है, परश्लिष्ट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बड़ा समझ में आएगा और टेक्निकल पॉइंट है, टॉपिक को आसान कर रहा हूं, प्लीज लिखते रहें और समझ में ना आए तो पूछते भी रहें। देखिए अब आगे देखिए भाई, जो हमारा क्या है योगात्मक, किसका, आकृति मूलक वर्गीकरण का एक भेद है योगात्मक। वैसे नीचे लिख दिया मैंने, आपको कंफ्यूजन ना हो, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, परश्लिष्ट, योगात्मक के भेद हैं। अब यहां पर एक और ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जबरदस्त दिल से बनाई हुई ट्रिक है। पूर्वा का पर्व, पूर्वा का पर्व, ध्यान से देखिए, पूर्वा का पर्व मतलब त्योहार महीने के पूर्व मध्य के अंत में मनाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा, पूर्वा का पर्व महीने के पूर्व मध्य के अंत में मनाया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब ये काम कैसे करते हैं, यह आपको याद हो जाना चाहिए कि योगात्मक के 3 भेद हैं, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और परश्लिष्ट। और हम बात करें अयोगात्मक के, उसका कोई भेद है ही नहीं, लेकिन उसके 3 नाम मैंने आपको बताए थे, उसे याद कर लेना। ओके, अब हम बात करते हैं सॉरी, अश्लिष्ट के जो भेद हैं उनको कैसे याद करें, उसके लिए ट्रिक बताई मैंने। पूर्वा का पर्व महीने के पूर्व मध्य के अंत में मनाया जाता है। अब देखिए काम कैसे करता है। अब यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, पूर्वा, पूर्वा का पर्व, पर्व से क्या बना, ध्यान से देखेंगे, पर्व पूर्व से क्या बना, पहले पूर्व देखेंगे। यहां पर क्या किया मैंने, पर्व जानबूझकर यूज किया ताकि आपको याद हो जाए। पूर्व से क्या बना, पूर्व योगात्मक, क्योंकि योगात्मक के भेद हैं। फिर है जी मध्य, यहां पर देखिए मध्य आया हुआ है, मध्य से क्या बना, मध्य योगात्मक। फिर देखिए अंत, अंत से क्या बना, अंत योगात्मक। और पूर्वा से क्या बना, पूर्वांत योगात्मक। जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाओगे अगर आप याद रखोगे क्या, पूर्वा का पर्व महीने के पूर्व मध्य के अंत में मनाया जाता है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सीधा आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है और अब तक जो पढ़ा है समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना आप सपोर्ट करेंगे सब कुछ यहाँ पर लेकर आऊँगा मैं। आप सपोर्ट नहीं करते हो, ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो। और एक खास बात, जो ऑफलाइन कमेंट करेगा पीडीएफ उसके पास पहुँच जाएगी। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम और प्लेस लिख देना और आपका ऑफलाइन कमेंट, उसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देना। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसके साथ काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी। ओके, और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, सामने नंबर है, अपना नेम और प्लेस लिखकर जुड़ सकता है। देखिए ये तो हो गया हमारा, ध्यान से देखिए, किसका, अश्लिष्ट। किसके, यहाँ पर फिर से देख लें, ये अश्लिष्ट के भेद हैं 4। ये एग्जामिनर सीधा पूछेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 नीचे नाम लिखे हुए हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। फिर आ गया हमारा श्लिष्ट, किसका उपभेद है, योगात्मक का। अब इसके भी 2 भेद हैं, उपभेद कहेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और इनके लिए एक सीधी सी एक ट्रिक क्या है, ये ट्रिक ही एक तरीके से देखिए, यहां पर देखेंगे 2 के 2 क्या है, उपभेद है। कौन कौन से, संयोगात्मक और वियोगात्मक। कहने का मतलब क्या है, अंतर्मुखी की अगर बात की जाए, अंतर्मुखी की अगर बात की जाए तो उसके भेद हैं संयोगात्मक और वियोगात्मक, ठीक है। और दूसरा बात की जाए बहिर्मुखी की तो उसके भी 2 भेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। यहां तक याद हो गया। अब जैसे इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताऊंगा इनके एग्जाम्पल भी। इसको कंप्लीट करने के बाद कि श्लिष्ट का, अंतर्मुखी का क्या एग्जाम्पल होगा या बहिर्मुखी का क्या होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसको वैसे ही समझ लें। यहां तक क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे यहां पर अब हम बात करते हैं प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट यहां पर एक एक्स्ट्रा लग गया, उसको हटा लेंगे आप, थोड़ा सा गड़बड़ है, वर्तनी अशुद्धि है, गलत मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब परश्लिष्ट की बात की जाए तो इसके 2 भेद हैं, पूर्ण परश्लिष्ट और अपूर्ण परश्लिष्ट। पूर्ण परश्लिष्ट और अपूर्ण परश्लिष्ट। और यहां पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं सामने। अगर चेरोफी भाषा की बात की जाए तो पूर्ण परश्लिष्ट का उदाहरण है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए कि चेरोफी जो यहां पर आप देख पा रहे हैं सामने, ये किस तरह के भाषा परिवार के वर्गीकरण का क्या है, उदाहरण है। तो आप बताएंगे पूर्ण परश्लिष्ट। और अपूर्ण की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बास्क,
ये सीधा पूछा जाएगा आपसे। दूसरा यहां पर आप देखेंगे इन दोनों के दो दो उपभेद हैं, कौन कौन से, संयोगात्मक और वियोगात्मक। यहां पर एक ध्यान से देखेंगे, ये पहले वाले का पॉइंट यहां पर ऐड हो गया गलती से, किसका, श्लिष्ट वाले का, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। और यहां पर एक खास बात एग्जामिनर पूछेगा, परश्लिष्ट जो है किस तरह की भाषा है, तो ये एक समास प्रधान भाषा है। किस तरह की भाषा है, समास प्रधान। अब समास प्रधान है तो यहां पर एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है क्या, कि जो पूर्ण परश्लिष्ट भाषा है, जो पूर्ण परश्लिष्ट है वो क्या है, पूर्ण समास प्रधान भाषा है। और आंशिक कह लो या असांकी, असांकी कहेंगे यहां पर, ये क्या है, समास प्रधान भाषा है। कैसी, अंशतः, ओके। अपूर्ण मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा इसका प्रयोग मिलता है समास का, पूर्ण वाली क्या, पूर्ण। और परश्लिष्ट क्या है, समास प्रधान भाषा, आप इसे याद रखेंगे, ओके। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब लास्ट में पहुंच गए तो एक बार इनके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, किसका क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। फटाफट एक बार देखिए, आकृति मूलक, आज हमने क्या किया, डिस्कस किया कि आकृति मूलक जो वर्गीकरण है भाषाओं का, उसमें क्या क्या होता है। यहां पर हमने सीखा, ध्यान से देखिए, फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भाई ये मैं करा चुका हूं, भाई ये भी हो चुका है। अब इसके नाम क्या क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया, क्या बताया, आकृति मूलक के अन्य नाम पदात्मक, पदाश्रित, रूपात्मक, रचनात्मक, वाक्यात्मक, व्याकरणिक हैं। रूपा और रचना ने पद तथा उस पर आश्रित वाक्यों का वर्गीकरण व्याकरण से ही सीखे थे, इस ट्रिक को याद रखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें आयोगात्मक भाषा की, इसके नाम तीनों याद रखेंगे, स्थान प्रधान भाषा, एकाक्षर भाषा, निर्भव्य भाषा। इसके उदाहरण आप लिखेंगे, चीनी, यहां पर देखिए ये जरूरी है, यहां पर आपने लिखा चीनी, देखिए यहां पर जैसा भी लिखा जाएगा मैं लिखूंगा चीनी, चीनी लिख लें, तिब्बती लिख लें, किसके उदाहरण है यहां पर मैं बता देता हूं, आप लिख लें, एग्जाम में आएगा। भाई आयोगात्मक भाषा जो है उसके उदाहरण क्या है, चीनी, तिब्बती, या फिर आप लिखेंगे बर्मी, ये किसके उदाहरण है, आयोगात्मक भाषा के। अब हम बात करते हैं योगात्मक भाषा के, ध्यान से देखना है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय, या फिर कहेंगे अर्थ तत्वों और संबंध तत्वों का संयोग होता है। इसमें क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है। अब यहां पर इसके तीन भेद हैं योगात्मक के, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और परश्लिष्ट। तो यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, भाई हमने अभी अभी पढ़ा था अश्लिष्ट के क्या हैं, कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अब उन 4 भेदों के बारे में मैं आपको बता देता हूं और उनकी भाषाएं बता देता हूं। देखिए यहां पर देखेंगे, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, परश्लिष्ट, योगात्मक के क्या हैं, भेद हैं। किसके भेद हैं, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, परश्लिष्ट, किसके भेद हैं, योगात्मक के। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब पूर्व योगात्मक की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, पूर्व योगात्मक की, इसमें क्या प्रत्यय प्रकृति से पूर्व लगता है। जैसे मैं कहूं काफिर और जुलू, क्या है, काफिर और जुलू किसके उदाहरण है, काफिर और जुलू उदाहरण है पूर्व योगात्मक के। फिर हम बात करते हैं मध्य योगात्मक के। देखिए यहां पर आप प्रत्यय और प्रकृति को माइंड में रखेंगे, कॉमन चीज है। तो यहां पर क्या होता है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, और पूर्व योगात्मक में क्या है, प्रत्यय प्रकृति से पूर्व लगता है। तो हम प्रकृति और प्रत्यय दो चीजों को माइंड में रखेंगे इसको क्लियर करने के लिए, प्रकृति और प्रत्यय। यहां पर देखिए आप समझ पाएंगे। भाई मध्य में क्या होता है, मध्य में क्या होगा, इसमें प्रत्यय, देखिए इसमें जो प्रत्यय है प्रकृति के बीच में लगता है। फिर है अंत योगात्मक, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप, सब कुछ समझ में आएगा, प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। फिर है जी पूर्वांत योगात्मक, प्रत्यय प्रकृति से पूर्व व अंत में जोड़ते हैं। तो ये चीजें पूछ ली जाएंगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताइए पूर्वांत योगात्मक का उदाहरण क्या है, तो आंसर क्या होगा, मफोर। मफोर ये भाषा का नाम है, मफोर, ठीक है। लिख नहीं पाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सुन लें। और रही बात अंत योगात्मक भाषा का उदाहरण क्या है, कन्नड़। रही बात हम बात करें मध्य योगात्मक भाषा की, मध्य मतलब इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, इसे कहेंगे हम संथाली, उदाहरण है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करें श्लिष्ट की। देखिए यहां पर श्लिष्ट, इसमें क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय का क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। श्लिष्ट में क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय का क्या होता है, दोनों मिले होते हैं। उसमें क्या होता है,
भाई प्रत्यय प्रकृति से पूर्व लगता है, कभी प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्रकृति और प्रत्यय, ये सारा गेम किसका है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों का क्या होता है, प्रकृति और प्रत्यय का घनिष्ठ संबंध होता है, लिख लें यहां पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे हम यहां पर अंतर्मुखी की अगर बात की जाए तो इसके दो उपभेद हैं भाई, श्लिष्ट के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, लेकिन दोनों के दो उपभेद मैंने आपको बताए थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक, ठीक है। संयोगात्मक की अगर बात करें अंतर्मुखी में तो इसका उदाहरण होगा अरबी, और अंतर्मुखी के वियोगात्मक उदाहरण की बात करें तो उसका उदाहरण होगा हिब्रू। फिर हम बात करते हैं बहिर्मुखी की, जिसमें संयोगात्मक का उदाहरण क्या है, संस्कृत। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर एक चीज निकल कर आ रही है, क्या, श्लिष्ट जो भाषाओं का वर्गीकरण है उसके दो उपभेद हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी में से ही हमारी क्या निकल कर आई है, संस्कृत और हिंदी। संयोगात्मक की अगर बात करेंगे तो संस्कृत है, वियोगात्मक की अगर बात करेंगे हिंदी, बांग्ल या फिर कह लें अंग्रेजी भी कह सकते हैं। और इस बहिर्मुखी में से ही क्वेश्चन बनता है, आपने किसी किसी बुक में पढ़ा होगा, रूप और आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो रूप और आकृति के आधार पर, रूप और आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें आया श्लिष्ट। श्लिष्ट के दो उपभेद हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी के दो उपभेद हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक, जहां से निकल कर आई हमारी हिंदी और संस्कृत। ये टेक्निकल पॉइंट है, कोई आपको बताएगा नहीं, इसको समझिए प्रैक्टिकली। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे चलने की बात है ही नहीं, क्योंकि टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और जो साथी दिल से साथ दे रहे हैं उनको दिल से ही धन्यवाद। और आप बस ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बड़ा दुख होता है, लेकिन आप शेयर करेंगे तो मेरा भी वीडियो लाने का मन करेगा। अगर आप कमेंट लगातार करेंगे, बार बार आप कहेंगे सर ये टॉपिक चाहिए, और सीरीज से आप तक साहित्य पहुंचाया जाएगा। घर बैठे साहित्य की तैयारी कर लो। ओके, जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर सामने है, मर्जी आपकी है, चुनाव आपका है, साहित्य घर बैठे तैयार करना है तो ग्रुप से जुड़िए। और अच्छी तैयारी करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। ओके, कम से कम फीस में। मर्जी आपकी है, चुनाव आपका है, सोचना आपको है, विचारना आपको है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।